तो हेलो हेलो वालों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग के 7th सेमेस्टर के हिसाब से। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है भारत में प्रीवी काउंसिल को अपील के इतिहास का संक्षेप वर्णन करना। जो भारत में जो प्रीवी काउंसिल थी उसको अपील के इतिहास का संक्षेप में वर्णन करना। शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के कानूनी इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो कि प्रीवी काउंसिल है उसमें अपील के इतिहास के बारे में पूछा है। जो कि यह विषय कानून के छात्रों के लिए न्यायिक विकास और संप्रभुता के हस्तांतरण को समझने के लिए क्या है, मौलिक है, फंडामेंटल एक तरीके से। चूंकि आपने विस्तृत उत्तर की अपेक्षा की है, मैं इसे विभिन्न चरणों में विभाजित करते हुए कानूनी और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं इसमें कि भारत में जो प्रीवी काउंसिल में अपील का संक्षिप्त इतिहास वो क्या है। प्रीवी काउंसिल भारत जो प्रीवी काउंसिल है वो भारत में अंतिम अपीलीय प्राधिकरण यानी फाइनल कोर्ट ऑफ अपील थी। जो प्रीवी काउंसिल थी वो भारत में क्या थी, अंतिम अपीलीय प्राधिकरण थी, यानी कि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील थी, जो लंदन में स्थित थी। जो क्या थी, लंदन में स्थित थी। इसने 1726 से लेकर 1949 तक भारतीय न्याय प्रणाली के शीर्ष पर कार्य किया है, यानी हेड पे कार्य किया है। इसकी अपील प्रणाली भारत में न्याय के विकास, विधायी नियंत्रण, कानूनी सिद्धांतों के निर्माण में क्या रही है, निर्णायक रही है। फिर हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रारंभिक काल जो कि 1726 से 1861 तक रहा। इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के काफी ज्यादा डीप पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप ध्यान से जाके पहले देख लेना। लेकिन पहले इस वीडियो को देखने के बाद शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो है प्रारंभिक काल 1726 से 1861 तक का जो काल रहा है, जो प्रारंभिक काल था वो देखते हैं। तो प्रीवी काउंसिल में अपील का अधिकार तब शुरू हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में न्याय प्रशासन का अधिकार मिला था। 1726 का चार्टर आया था, जो लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यह वह कानूनी मील का पत्थर था जिसने भारत से प्रीवी काउंसिल में अपील की नींव रखी थी। स्थापना करी थी किंग जॉर्ज प्रथम द्वारा जारी इस चार्टर ने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में मेयर कोर्ट्स की स्थापना की थी। यानी जो किंग जॉर्ज प्रथम थे उनके द्वारा इस चार्टर ने, जो कि 1726 में हुआ था, इसने क्या करता है, इस चार्टर ने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में मेयर कोर्ट्स की स्थापना की थी। क्या की थी, मेयर कोर्ट्स की स्थापना की थी। अपील की शुरुआत देखते तो इन मेयर कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ पहली अपील गवर्नर और काउंसिल के पास जाती थी। इन मेयर कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ क्या थी, जो पहली अपील थी वो गवर्नर और काउंसिल के पास जाती थी। और 1000 से अधिक मूल्य के मामलों में दूसरी अपील सीधे किंग इन काउंसिल यानी प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति के पास जा सकती थी। यानी कि अपील की शुरुआत देखते तो इन मेयर कोर्ट्स के जो फैसलों के खिलाफ जो पहली अपील थी वो गवर्नर और काउंसिल के पास जाती थी। और जो 1000 रुपए से अधिक के मूल्य के मामलों की जो दूसरी अपील थी वो सीधे किंग इन काउंसिल यानी प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति के पास जा सकती थी। कानूनी महत्व देखते हैं। जो है पहली बार था कि जब ब्रिटिश संप्रभुता यानी ब्रिटिश सॉवरेंटी के तहत भारत में स्थापित अदालतों के फैसलों को सीधे इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दी जा सकती थी। यानी यह पहली बार था जब ब्रिटिश संप्रभुता यानी जो ब्रिटिश सॉवरेंटी होती है उसके तहत भारत में स्थापित क्या थी, अदालतों के फैसलों को, जो अदालतें उनकी फैसलों को क्या करते थे, सीधे इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दी जा सकती थी। इसने क्या करा, ब्रिटिश कॉमन लॉ जिसे हम लोग इंग्लिश लॉ भी कहते हैं शायद से, और प्रक्रिया को भारत में आधिकारिक रूप से क्या किया, पेश किया। समझ में आ गया। चलो भाई आगे चलते हैं। फिर देखते हैं 1774 यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अपीलीय प्रावधान देखते तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। यानी अपीलीय प्रावधान देखें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी क्या करी जा सकती थी, प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। इसमें अक्सर 5000 से अधिक की मूल्य सीमा और अपील के लिए कुछ अन्य शर्तें क्या होती थी। क्षेत्राधिकार संघर्ष देखते हैं। जैसा कि वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधारों में देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट और कंपनी की सदर दीवानी अदालत, जो कि सदर दीवानी अदालत के बीच क्या हुआ था, क्षेत्राधिकार को लेकर हमेशा संघर्ष था। ये हम लोग वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधारों में भी देख चुके हैं। फिर सेटलमेंट एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इस अधिनियम ने क्या करता, स्पष्ट किया था कि सदर दीवानी अदालत के फैसलों के विरुद्ध भी सीधे प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती है, जिसने कंपनी की अदालतों के लिए भी सर्वोच्च अपीलीय मंच का एक तरीके से रास्ता खोल दिया। तो अपील कैसे शुरू हुई, जैसे अभी के टाइम पे कोई मैटर होता है जुडिशियल एसेशनल कोर्ट्स में, तो आप हाई कोर्ट्स में अपील लेके जाते हो, हाई कोर्ट्स में मैटर वो खारिज हो गया, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो अपील कैसे उस टाइम पे आया, ये एक वे कैसे आया, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। शाही नियंत्रण और न्यायिक समिति का गठन देखते हैं, जो कि 1833 और 1935 के बीच में हुआ। तो 1833 का वर्ष अपील की प्रक्रिया को संगठित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। 1833 का वर्ष जो था वो अपील की प्रक्रिया को संगठित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। जुडिशियल कमिटी एक्ट 1833 से लेके वो ये था
कि प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति, जो प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति थी, यानी इस अधिनियम ने प्रीवी काउंसिल के न्यायिक कार्यों के लिए औपचारिक रूप से प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति यानी जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रीवी काउंसिल JCPC का गठन किया। यह समिति मुख्य रूप से अनुभवी, यह जो समिति थी वो मुख्य रूप से अनुभवी न्यायाधीशों से बनी थी, जिसने भारत और अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों से आने वाली अपील की क्या करी, सुनवाई करना क्या कर दिया, शुरू किया। उसने क्या करा, जिसने जो भारत और जो अन्य ब्रिटिश उपनिवेश थे उनसे आने वाली अपीलों का क्या कर दिया, सुनवाई करना शुरू किया। कानूनी महत्व देखते तो इससे पहले अपीलें अनौपचारिक रूप से सुनी जाती थी। इससे पहले जो अपीलें थी वो अनौपचारिक रूप से सुनी जाती थी। 1833 के बाद यह एक पेशेवर और व्यवस्थित न्यायिक निकाय बन गया। 1833 के बाद यह क्या हुआ, एक पेशेवर और व्यवस्थित न्यायिक निकाय बन गया, जिसने भारतीय न्याय प्रणाली पर एक समान और सुसंगत कानूनी सिद्धांत को लागू करना शुरू किया। जिसने क्या करा, भारतीय न्याय प्रणाली पर एक समान और सुसंगत कानूनी सिद्धांतों को लागू करना क्या किया, शुरू किया। सदर अदालतों का विकास और अपीलें देखें तो क्या होता है, 1833 से लेकर 1861 के बीच कंपनी के शासन के तहत सदर दीवानी अदालतें जो थी और सदर निजामत अदालतें जो थी शीर्ष भारतीय अदालतें थी। क्या थी, शीर्ष भारतीय अदालतें थी। कार्य इसका रहेगा कि सदर अदालतों के फैसलों के खिलाफ प्रीवी काउंसिल्स में अपील की जाती थी। सदर अदालतों के फैसलों के खिलाफ क्या होता था, प्रीवी काउंसिल्स में अपील की जाती थी। और यह अपील भारत में कंपनी की सरकार के माध्यम से लंदन भेजी जाती है। और यह अपील क्या कही जाती थी, भारत में कंपनी की सरकार के माध्यम से लंदन भेजी जाती थी। 1861 में देखते हैं हाई कोर्ट एक्ट और संस्थागत परिवर्तन। हाई कोर्ट एक्ट और संस्थागत परिवर्तन देखें तो क्या रहेगा कि 1861 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई, जिसने पुरानी सदर अदालतों और सुप्रीम कोर्ट को मिला दिया। नई अपील का मांग हुआ तो कैसा हुआ कि हाई कोर्ट्स एक एकल और सुगठित अपीलीय निकाय बनने के बाद उनके निर्णयों के खिलाफ अपीलें सीधे प्रीवी काउंसिल्स में जाने लगी। फिर योग्यता उसकी क्या रही कि प्रीवी काउंसिल्स में अपील के लिए मुख्य रूप से दो शर्तें थी। क्या क्या दो शर्तें थी कि मूल्य सीमा जो थी वो 10,000 या उससे अधिक मूल्य का होना चाहिए था। और महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न यह रहा कि यदि मामला कम मूल्य का था लेकिन उसमें व्यापक सार्वजनिक या कानूनी महत्व का कोई प्रश्न शामिल था तो हाईकोर्ट अपील के लिए फिट सर्टिफिकेट यानी सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस भी दे सकता था। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रीवी काउंसिल का भारतीय कानून पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रीवी काउंसिल ने लगभग 2 शताब्दियों तक भारतीय कानूनों की व्याख्या करके कानूनी मिसालों या लीगल प्रेसिडेंट्स की एक मजबूत नींव रखी। फिर देखते हैं इसमें न्यायिक योगदान इसका क्या रहा प्रीवी काउंसिल का। भारत में जो कानून था कि व्यक्तिगत कानून या जो पर्सनल लॉज हुआ करते थे, यानी प्रीवी काउंसिल ने हिंदू और मुस्लिम कानूनों, हिंदू एंड मुस्लिम लॉज की व्याख्या में निर्णायक भूमिका निभाई। इसके फैसलों ने दायभाग और मिताक्षरा जैसे हिंदू विधि के स्कूलों के सिद्धांतों को क्या किया, स्थापित किया। संपत्ति और राजस्व कानून देखते तो इसने स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट और अन्य राजस्व कानूनों से उत्पन्न होने वाले जमींदारी और संपत्ति के अधिकारों से संबंधित जटिल मामलों को स्पष्ट किया। संविदा और प्रक्रिया देखते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसीजर देखते हैं। इसने भारतीय संविदा अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम और नागरिक प्रक्रिया संहिता जैसे कानूनों की व्याख्या करके भारतीय कानूनी सिद्धांत को क्या किया, मजबूत किया। महत्वपूर्ण केस उदाहरण देख लो, लैंडमार्क देख लो केस लॉ के। तो प्रियनाथ राय बनाम श्यामा सुंदर वाला मैटर देखोगे तो 1923 का रहा। तो इस मामले में प्रीवी काउंसिल ने आपराधिक अपीलों यानी क्रिमिनल अपील की प्रकृति को स्पष्ट किया। काउंसिल ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि वह आमतौर पर समवर्ती तथ्यों के निष्कर्षों यानी कि कंकरेंट फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट्स को नहीं बदलेगी जब तक कि प्रक्रिया में कोई गंभीर दुर्बलता या ग्रॉस इन्फर्मिटी ना हो। नजीर अहमद बनाम किंग एम्परर, नजीर अहमद और जो किंग एम्परर वाला मैटर था ना 1936 वाला, तो इस मामले में प्रीवी काउंसिल ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत स्थापित किया जिसे अब भी लागू किया जाता है। कौन सा कानूनी सिद्धांत था, जहां एक कानून एक विशेष तरीके से कोई कार्य करने का आदेश देता है तो वह कार्य किसी अन्य तरीके से नहीं किया जा सकता। जैसे कोई कानून है और कोई विशेष तरीका स्पेसिफिक मतलब वे है, उसका कोई काम को करने का आदेश देता है तो वह कार्य किसी अन्य तरीके नहीं किया जाएगा, वो उसी तरीके से होगा। ठीक है, व्हेन अ पावर इज गिवन टू डू अ सर्टेन थिंग इन अ सर्टेन वे, द थिंग मस्ट बी डन इन दैट वे और नॉट एट ऑल। उसी तरीके से होगी, उसी रास्ते से होगी और किसी तरीके से नहीं होगी। ये सिद्धांत वैधानिक व्याख्या यानी स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशंस और प्रशासनिक कानून में एक मौलिक नियम बन गया था। स्वतंत्रता और अपील की समाप्ति देखते हैं जो कि 1935 से 1949 तक रही।
फिर भारतीय संप्रभुता के करीब आने के साथ प्रीवी काउंसिल की सर्वोच्चता को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखें तो इस अधिनियम ने संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की। क्षेत्राधिकार का विभाजन देखते तो संघीय न्यायालय को भारत में संवैधानिक मामलों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स और कुछ अंतर प्रांतीय विवादों में अपील सुनने का क्या मिला, अधिकार मिला। अंतिम चरण देखते तो संघीय न्यायालय के फैसलों के खिलाफ भी प्रीवी काउंसिल्स में अपील का प्रावधान जारी रहा, लेकिन अब प्रीवी काउंसिल्स भारत के मामलों में एकमात्र सर्वोच्च अदालत नहीं रही। प्रीवी काउंसिल्स की समाप्ति देखते हैं यानी एबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन देखते हैं तो भारत की स्वतंत्रता के बाद एक संप्रभु राष्ट्र के लिए लंदन की अदालत में अपील करना उसकी संप्रभुता के विरुद्ध माना गया। प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट जो 1949 तक रहा, भारतीय संविधान लागू होने से ठीक पहले संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह अधिनियम पारित किया। समाप्ति इसकी कब से कब तक रही? समाप्ति रही इस अधिनियम ने 10 अक्टूबर 1949 से प्रभावी रूप से काउंसिल से सभी अपीलों को समाप्त कर दिया। अंतिम अपीलीय प्राधिकरण का हस्तांतरण देखें तो प्रीवी काउंसिल में लंबित सभी अपीलें अब भारत में संघीय न्यायालय को हस्तांतरित कर दी गई। और 1950 या सुप्रीम कोर्ट का उदय देखते हैं तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। फिर उत्तराधिकार देख लो कि सुप्रीम कोर्ट ने संघीय न्यायालय और तथा प्रीवी काउंसिल्स के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उत्तराधिकार प्राप्त किया। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने भारत में न्याय का अंतिम मंच बन गया। जो सुप्रीम कोर्ट भारत में न्याय का अंतिम मंच बन गया, जो कि अभी भी है। ठीक है, और निष्कर्ष एंड में देख लो कि विरासत और महत्व क्या मिला। प्रीवी काउंसिल की अपील प्रणाली ने भारत में न्याय की प्रक्रिया को धीमा और महंगा बनाया, क्योंकि अपील के लिए लंदन जाना पड़ता था। हालांकि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या था? अपरिहार्य। कानूनी सुसंगति देखो, इसने पूरे देश में समान कानूनी सिद्धांतों को लागू करके भारतीय न्यायशास्त्र और एकजुटता यानी यूनिफॉर्मिटी को प्रदान की। फिर भारतीयकरण कैसे रहा कि इसके फैसलों ने बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लिए एक समृद्ध कानूनी पुस्तकालय लीगल करप्स और न्यायिक परंपरा का निर्माण किया। संक्रमण यह रहा कि प्रीवी काउंसिल ने से सुप्रीम कोर्ट तक की यह यात्रा भारत के न्यायिक संप्रभुता जुडिशियल सॉवरेनिटी के हस्तांतरण का एक ट्रांसफरेशन जो एक तरीके से हुआ है, वो उसका एक प्रतीक है। और प्रीवी काउंसिल्स देखें उसका इतिहास भारतीय कानून को ब्रिटिश कॉमन लॉ सिद्धांतों से जोड़ने और अंततः भारतीय न्यायपालिका को आत्मनिर्भर बनाने की क्या है, प्रक्रिया का दस्तावेज है। जो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अभी भी जो प्रक्रिया चल रही है, जैसे कि अपील की प्रक्रिया, वो सब इसमें बताई गई कि पहले के टाइम पे वो शुरुआत कहाँ से हुई। हर चीज की एक तरीके से एक शुरुआत होती है, क्या तरीका होता है, वो सब इसके अंदर बताया गया है। मेरे हिसाब से आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो आपको पता है आपको क्या करना है। 1.5x की स्पीड पर एक दो वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।